बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 11 और हम पढ़ रहे थे कैप्लर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें हम फर्स्ट लॉ पढ़ चुके थे कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था, जो कि सब जो प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन वो मूव करते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ विच इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ एरियाज, और इसकी स्टेटमेंट है अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। कि प्लैनेट के अराउंड, सन के अराउंड जितना भी प्लैनेट जब मूव कर रहा होगा वो इक्वल टाइम में, लाइक अगर 5 मिनट्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो 5 मिनट्स में हमेशा इक्वल एरिया ही स्वीप आउट करेगा, उसका एरिया चेंज नहीं होगा। जब सन के करीब होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और एरिया उतना ही रहेगा, और जब सन से दूर ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाएगी और एरिया भी उस लिहाज से कम हो जाएगा, लेकिन एरिया जो होगा वो उसका सेम रहेगा। अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, के उसका इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया ही हमेशा कवर आउट करेगा। और इसके सेकंड हम इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज सेम। एरियल वेलोसिटी आप आगे देखते हैं, इसके हम प्रूफ में कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है, और ये लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो हम समझते हैं इसकी डायग्राम को कि एक सन है हमारे पास यहाँ पे, और सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक प्लैनेट मूव कर रहा है जिसका मैस स्मॉल m है, और इस प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे जब उसका एंगुलर डिस्टेंस है, ये जो थीटा होता है इसको हम एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं। इस वक्त वो थीटा डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ये जो प्लैनेट है, ठीक है। इसके आगे क्या होता है कि ये प्लैनेट मूव करते हुए जब यहाँ से कहीं यहाँ पे पहुँचता है तो इसने कितना एरिया कवर किया, ये जो डेल ए का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसने एरिया, ये डेल ए इसने एरिया कवर किया है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इसको हम आर डेल थीटा कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो था इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक क्या था थीटा, और ये जो आगे इसने कवर किया है इसको हम कहते हैं डेल थीटा। तो ये वाली जो लाइन है ये बन गई आर डेल थीटा। और यहाँ पे ये वाली का हमें पता था कि यहाँ से m जो कैपिटल M है मैस ऑफ सन, यहाँ सन से लेके प्लेनेट तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने r से डिनोट किया था। और ये डेल ए एरिया जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया इसने कवर किया। तो स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया इंक्रीमेंट डेल्टा ए कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी। ये जो डेल्टा ए एरिया है ये इसने कवर किया है इन टाइम डेल्टा टी। एरिया ऑफ वेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमने जो एरिया ये वाला कैलकुलेट करना है ये तकरीबन एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल बन रहा है। अब यहाँ पे ट्राइंगल कौन सी है ये देखें, ये एक ट्राइंगल बन रही है, यहाँ से ये वाली आर, ये आर डेल थीटा और ये वाली, ये तीनों लाइंस क्या बना रही हैं, एक ट्राइंगल बना रही हैं। अब इस ट्राइंगल की बेस क्या है, ये वाली चीज़ जो आर डेल थीटा है ये इसकी बेस है, इसकी हाइट ये है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या थी हाफ, तो वैसे आ गया बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बेस हमने कहा था ये इसकी बेस है, तो बेस क्या आ गई आर डेल थीटा, और फिर हाइट इसकी क्या है आर। तो यहाँ से इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया कि डेल्टा ए हमारे पास आ गया हाफ, ये आर से मल्टीप्लाई हुआ आर स्क्वेयर हो गया इंटू डेल्टा थीटा, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड हमने फिर किया कि द रेट एट विच एरिया इज स्वेप्ट, कि हम रेट फाइंड आउट करने हैं। रेट जब हमने फाइंड आउट करना होता है तो हम उस चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टाइम एट विच, रेट एट विच इट ट्रेवल्स द डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको कहेंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, के कितने टाइम में उसने कवर किया, इसको हमने रेट ऑफ एरिया कह दिया, रेट एट विच एरिया इज स्वेप्ट। अब अगर डेल्टा टी से हम इस साइड पे डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा ए को, तो हम इस साइड से भी क्या करेंगे डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ हमने जस्ट डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है। टाइम हमारे पास ये तो पहले ही था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा थीटा, तो हमने इसको दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया।
अगेन हमने आगे क्या किया कि ये अगर टाइम जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा हो जाए, हम इसको ले लें कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि इतना छोटा ये टाइम हो, लाइक ये हो 0.001 सेकेंड, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये अप्रोचेस टू ज़ीरो है, बहुत छोटा टाइम हमने कंसीडर किया है। तो फिर हम इसको जब बहुत छोटी जो होती है चीज़ उसके साथ हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, जैसे हम लिखते थे लाइन इंटीग्रल में डी एस डी एल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ हमने क्या एरिया के साथ डी लिख दिया और टाइम के साथ भी डी, के बहुत छोटे से टाइम में जो बहुत छोटा सा एरिया उसने कवर किया, और हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि जो डेल्टा टी है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है। सो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इसके साथ हमने इस साइड पे लिमिट लगा दी, तो इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो वही लिमिट हमने इस साइड पे लगा दी, आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब ये जो टर्म होती है ना डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है, इस तरह सर्कल में कोई चीज़ मूव कर रही होती है, तो वो उसकी सर्कुलर मोशन के दौरान उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ये वाली जो टर्म है इसको डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसको हम ओमेगा, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने क्या लिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो इस वक्त सर्कुलर मोशन में या ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त हम उसकी जितनी भी मतलब क्वांटिटीज़ हैं उनको हम एंगुलर की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो एक टर्म होती है एंगुलर मोमेंटम, जिन लोगों ने एफएससी की हुई है, एफएससी में फिजिक्स पढ़ा, उनको समझ आती होगी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके वक्त उसका जो मोमेंटम होता है, जो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं एल से। एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये इसकी वैल्यू होती है जब कोई चीज़ प्लैनेट सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया कि एल को, ये वाला जो एम था इसको उठा के यहाँ पे ले आया, इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, और एल ओवर एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने हमारे पास ये जो एल ओवर एम की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू है, एल ओवर एम हमने वही वैल्यू लगा दी कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल ओवर एम, और ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई, यही इसकी फाइनल इक्वेशन है। ये डी ए बाई डी टी क्या है, इसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स रिमेन सेम, या फिर ये कांस्टेंट रहती है। तो ये डी ए बाई डी टी को हम कह रहे हैं एरियल वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एल जो है एंगुलर मोमेंटम किसी भी प्लैनेट का वो कांस्टेंट रहता है, वो भी कांस्टेंट है। एम जो है वो भी मैस, वो प्लैनेट का चेंज नहीं होता, वो भी कांस्टेंट चीज़ है। हाफ वैसे ही एक कांस्टेंट है, हमेशा 0.5 वैल्यू आएगी इसकी। तो इस साइड पे सब टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब है डी ए बाई डी टी जो होगी, जिसको हम एरियल वेलोसिटी कह रहे हैं, ये हमेशा किसी प्लैनेट के लिए कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये था सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। अब थर्ड लॉ देखते हैं, द लॉ ऑफ पीरियड्स। ये क्या स्टेटमेंट है इसकी कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के पीरियड का, जो उसका टाइम पीरियड है, उसका अगर हम स्क्वायर लें अबाउट द सन इज़ प्रोपोर्शनल, कि कितने टाइम में वो सन के अराउंड अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। लाइक हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, सॉरी, अगर हमारी अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करती है, इसका जो टाइम पीरियड होगा सन के अराउंड अपना कंप्लीट करने का, अपनी रोटेशन कंप्लीट करने का, इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ प्लैनेट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ये किसके इक्वल होता है, जो प्लैनेट का सन से मीन डिस्टेंस होता है उसके क्यूब से ये प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट द सन, किस जो ये टी का स्क्वायर, टी क्या है, टाइम पीरियड, किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड अपनी रोटेशन कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड होगा, उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और आर क्या है यहाँ पे, आर डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। अब इसका आगे प्रूफ देखते हैं। ये देखें, ये हमारा
सन है, ठीक है, एक, और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं कंसीडर किया जा रहा है, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट के में एक प्लैनेट ऑफ मैस स्मॉल m इसके अराउंड मूव कर रहा है, और ये जो m से m जो सन से प्लैनेट तक का डिस्टेंस है इसको हम r कहते हैं, और यहाँ पे जो इसका ये वाला एंगल है जो उसने कवर किया हुआ है इसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो चीज़ सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट्स को रखती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज़ कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, जो सन और प्लैनेट के दरमियान है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की होती है इक्वेशन G/m/r²। यहाँ पे G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m मैस ऑफ सन, स्मॉल m मैस ऑफ प्लैनेट, एंड r² ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरह जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है m⍵²r। m यहाँ पे मैस, ⍵² वही एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, r ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को इक्वल कर रही हैं, इसीलिए ये वाला जो प्लैनेट है ये इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमने कैंसिलेशन की, ये वाला m इस m से कैंसिल हो गया, और ये r² जो था ये इस साइड पे चला गया, तो r² मल्टीप्लाई बाय r³ बन गया। तो Gm इज इक्वल टू ⍵² इंटू r³। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल टू 2π/t होती है। सो हम यहाँ पे राइट आउट करेंगे, ⍵² की जगह पे हमने लिख दिया 2π/t का स्क्वायर इंटू r³, इसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4π², ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4, r³ तो वैसे ही आ जाएगा, t का भी स्क्वायर करेंगे नीचे तो ये आ जाएगा t²। और यहाँ से अगर हम क्योंकि निकालना चाह रहे हैं टाइम पीरियड की वैल्यू, तो टाइम t² जो है इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे और Gm यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू बन गई 4π² r³ एज इट इज़ था, Gm इस साइड पे चला गया तो t² यहाँ पे चला गया, और t² इज इक्वल टू 4π² r³ डिवाइडेड बाय Gm। तो यहाँ पे देखें 4 एक कांस्टेंट है टर्म, π² भी एक कांस्टेंट है, G मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है। m जो होता है ये मैस ऑफ सन है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब टर्म्स क्या हो गई, ये यहाँ तक ये कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल क्या चीज़ है r क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये चेंज हो सकता है, ये एक वेरिएबल चीज़ है। तो यहाँ पे t का स्क्वायर जो टाइम पीरियड का स्क्वायर था वो किसके प्रोपोर्शनल निकला, जो उसका मीन डिस्टेंस था उसके क्यूब के प्रोपोर्शन निकला। और यही बात केपलर के लॉ की स्टेटमेंट में हमने पढ़ी थी कि टाइम पीरियड के स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। ये क्या हो गया, मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन, और ये स्क्वायर ऑफ पीरियड, और ये क्या होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कौन सा, सर्कुलर ऑर्बिट, ये क्या था सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर किया था। अगर हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आर को हम वहाँ पे जो उसकी सेमी मेजर एक्सिस ए होती है उससे रिप्लेस करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, तो t² प्रोपोर्शनल टू a का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे थे हमारे पास केपलर के 3 लॉज। केपलर का फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के सब जो प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। सेकंड जो हमारे पास लॉ है द लॉ ऑफ एरियाज़ के इक्वल टाइम में इक्वल एरियाज़ कवर होते हैं जब भी कोई प्लैनेट अराउंड द सन मूव कर रहा होता है। थर्ड जो है हमारे पास कि टाइम पीरियड ऑफ द स्क्वायर of the time period is directly proportional to the cube of the mean distance from the sun to the planet। तो ये केपलर्स के 3 लॉज हो गए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है द नेट वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फोर्स किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या होगा कि जो हम उसको वर्क डन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से जो उसकी बाद में काइनेटिक एनर्जी है माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल होगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फोर्स से क्या होती है, उसकी
डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, हम फोर्स से हम किसी भी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, हम उसको कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब लाइक ये ब्लॉक है एम मैस का, इसको ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगी, अपनी इस जगह से मूव करके इस जगह पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर इसके पहले अगर ये एक जगह पे कांस्टेंट खड़ी थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, 0। लेकिन अगर ये समथिंग कुछ स्लोली किसी चीज़ से मूव कर रही है, वेलोसिटी से कुछ इसकी वेलोसिटी होगी पहले मूव करने से, तो फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी और ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, जो फोर्स अप्लाई करने के बाद हुई। और जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। तो डेरिवेशन देखते हैं कि फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, कि फोर्स किस तरह स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा देती है, या अगर कोई बॉडी थोड़ी सी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फोर्स से क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देती है। जितनी आप ज़्यादा फोर्स देंगे उतना ही चीज़ ज़्यादा स्पीडीली मूव करती जाएगी। लेट द बॉडी मूव फ्रॉम द एक्स आई टू एक्स एफ, हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है आई, यहाँ पे आई का मतलब है इनिशियल और एफ का मतलब है फाइनल। यहाँ पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट था उसको हम एक्स आई कहते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे पड़ी थी, और यहाँ पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक्स एफ कह देते हैं कि वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक पहुँच गई है यहाँ पे। तो हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी, एफ मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ इज़ फोर्स एंड डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू एफ नेट हम नेट फोर्स को कह रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट को एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, कि उसने फाइनल से इनिशियल तक जितना, अगर वो फाइनल यहाँ पे पहुँच चुका है और इनिशियल उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ था, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगा, ये फाइनल में से अगर हम इनिशियल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी ने कवर किया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एक्स एफ माइनस एक्स आई। सो हमें न्यूटन्स के सेकंड लॉ का पता है कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मैस इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे F नेट जो लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम ए। तो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए इंटू ये एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो सेम रहेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ माइनस एक्स आई क्या है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है इसको हम कह रहे हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई। और ये अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ तक उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 है। सो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी, 2as इज इक्वल्स टू होता है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, अगर s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगेन हम क्या पुट करेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो यहाँ से अगर हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे जो टर्म्स हैं एक्सेलरेशन के अलावा वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी। और एक्सेलरेशन की हमारे पास आ गई 2 वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 एक्स एफ माइनस एक्स आई। पुट द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्स एफ माइनस एक्स आई। यहाँ पे हम एम ए जो है ए की जगह पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, जो ये वाली वैल्यू थी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि ये जो एक्स एफ माइनस एक्स आई यहाँ पे है, एक्स एफ माइनस एक्स आई नीचे है, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बच गया डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और साथ ही एक m है। इस m को अगर हम साथ हाफ, ये m हाफ जो है इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या था, हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हाफ m को तो क्या आ जाएगा, हाफ m वी एफ स्क्वायर, और इसको ओपन कर रहे हैं हम ब्रैकेट को यहाँ पे कि इस हाफ m को जो है वो अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस ये वाला हाफ m दोबारा इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, हाफ m वी आई स्क्वायर। तो हाफ m वी एफ स्क्वायर क्या होता है, हाफ m वी स्क्वायर जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए टर्म होती है।
तो ये वी एफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बन जाएगी, और हाफ एम वी आई स्क्वेयर ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो प्रूफ हो गया कि डब्ल्यू जो नेट वर्क डन होता है वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के वर्क डन के। इसको हम अगर अंडरस्टैंड करें तो क्या है कि अगर जो हम वर्क डन जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, उसका रिज़ल्ट हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की फॉर्म में मिलेगा, कि उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से देखिए हम माइनस कर रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा कि उसकी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें वर्क डन मिलेगा। तो वो इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यही हमारा उसका वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ है। तो 2 टॉपिक्स हमने आज किए, इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक दफ़ा दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, अगर कोई कहीं पे रह गई हो आपको कन्फ्यूजन। देखें, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है किसी बॉडी को तो फोर्स के रिजल्ट में क्या होता है कि वो बॉडी मूव करती है, ठीक है। वो मूव की है, ये इसका अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था तो वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँच गई, उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमने ये दरमियान का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई हम इसको कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है उसका अगेन हमने क्या लगाया यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ई। एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाया तो एक्स एफ यहाँ पे एफ की जगह पे हमने जस्ट एम ए लगा दिया, डी तो वैसे ही हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। एस की हमें वैल्यू यहाँ पे पता है क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम करेंगे ए इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2xf माइनस एक्स आई, और इस ए की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ली एम ए वाली में, और ये चीज़ें दोनों कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास आ गया कि डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है नेटवर्क का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग इन टॉपिक्स को देखें, इनकी जो बुक में जो इनके पेजेस हैं उनकी पिक्चर्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके मिड्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, आप लोग अच्छी अच्छी तैयारी करें और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स दें। अल्लाह हाफिज़।